नमस्कार, मैं पंकज कुमार वर्मा। मेरा मोबाइल मेरे शिक्षा के अंतर्गत अपवाह स्वरूप भूगोल विषय 9th क्लास के अंतर्गत हम लोग अपवाह स्वरूप के अलग अलग 3 वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखा। अब चौथे वीडियो लेक्चर में हम इसके प्रश्न उत्तरों को लेके आए हैं। पहला प्रश्न उत्तर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसके 4 विकल्प होते हैं, बहुविकल्पीय। हम यहाँ प्रश्न पढ़ के और उसका एक उत्तर विकल्प की चर्चा यहाँ करेंगे। पहला प्रश्न है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। उसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य में है। दूसरा है कि निम्न में से कौन सा लवणीय झील है, तो सांभर झील जो राजस्थान में है वो लवणीय झील का आपका उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है कि गंगा नदी पर सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है, तो पटना। गंगा नदी पर रिवर बनाया गया है, गंगा रिवर पर जो पुल बनाया गया है गांधी सेतु के नाम से जानते हैं, और यह 5 किलोमीटर लंबी नदी पर पुल बनाया गया है। उसके बाद 5वां प्रश्न है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ऑप्शन में आपका ताप्ती है। ऐसे जानने के लिए ताप्ती और नर्मदा 2 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। उसके बाद 6ठा प्रश्न है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। प्रश्न अगला है 7वां, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1955 में यह सिंधु जल समझौता है, पाकिस्तान से हुआ। उसके बाद सांगपो किस नदी का उपनाम है। सांगपो किस नदी का उपनाम है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। फिर अगला प्रश्न है इनमें से जल का प्रपात कौन सा है। इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन सा है, तो ब्रह्मकुंड। आपके उत्तर में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीसरा है ब्रह्मकुंड। उसके बाद कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम है। उसके बाद हम प्रश्न देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है पहला कि जल विभाजक क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक का कार्य आपको बताने हैं उदाहरण के साथ। इसको हम आपको नक्शा के आधार पर बना के दिखाते हैं। यहाँ एक छोटी सी नक्शा का हम लोग क्रिएशन करके और जल विभाजक बनाते हैं कि भारत में जल विभाजक अरावली खंड का है। चूँकि जो नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की हैं या फिर इधर से आपको सिंधु का प्रवाह होता है, ब्रह्मपुत्र का प्रवाह होता है, तो इधर बहुत सारी गंगा जो गंगोत्री हिमालय से निकलती है, तो इसके दाहिने साइड में भी और इसके बाएं साइड में भी बहुत सारी नदियां मिलती हैं। और इसको हम लोग आगे देखेंगे। इस तरफ प्रवाहित होते हुए गंगा यहाँ 2 धाराओं में बट के और एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह डेल्टा का निर्माण करती है। तो हम लोगों का प्रश्न यहाँ है जल विभाजक क्या कार्य है, तो जल विभाजक का काम कि इधर के जल को इधर रोक देना और दूसरे क्षेत्रों के जल को इधर रोक देना। दोनों के बीच में अरावली एक बहुत बड़ी जल विभाजक का काम भारत में करती है। यह चूंकि हमारे भारत देश में ये महान जल विभाजक रेखा कहिए या जल विभाजक के रूप में अरावली पर्वत आता है। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न जो
प्रश्न लघु उत्तरीय का है। दूसरा है कि भारत में सबसे विशाल नदी दौड़नी कौन सी है? तो भारत में सबसे विशाल नदी दौड़नी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की है, जो मानसरोवर से झील से ही निकलती है। भारत में दो नदी, एक सिंधु आती है और दूसरी आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये तिब्बत स्थित जगह है, वहां से निकलती है और इसका दौड़नी सबसे विशाल है। फिर अगला प्रश्न है कि सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी आपको मानसरोवर झील जो तिब्बत में है वहां से निकलती है और गंगा गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और देवप्रयाग में दो संयुक्त धाराएं अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा के संयुक्त धारा के रूप में जानी जाती है और यह स्थलीय भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है गंगा। अगला प्रश्न है कि गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो ये प्रश्न हो गया आपका कि अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग में आकर मिलती हैं एक दूसरे से और उस संयुक्त धारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। और गंगा भारत में 2525 किलोमीटर लंबी सबसे बड़ी नदी के रूप में भी जानी जाती है। फिर अगला है प्रश्न, इसी में एक कहाँ एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, क्लियर हो गया। उसके बाद लंबी धारा के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद है, क्यों? तो लंबी जलधारा के होने के बावजूद ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत क्षेत्र में वह पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम सिल्ट होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में नदी के द्वारा कटाव नहीं होता है, उसमें सिल्ट या गाद कम होती है। जबकि वहीं नदी आगे जब पड़ती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके आगे चलती है तो उसमें सिल्ट गाद उसका कटाव क्षेत्र बढ़ जाता है, प्रतिवर्ष बाढ़ आता है और उसमें गाद काफी बढ़ जाता है। जबकि आपको तिब्बत में उधर क्षेत्र में उसका लंबाई है लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है तो वहां सिल्ट कम होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां धसान घाटी से होकर बहती है, समुद्र में प्रवेश करने से पहले किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? छठा प्रश्न है लघु उत्तरीय का, ये आपका अंतिम प्रश्न है। तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं, यह आपको पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और ये दोनों जलधाराएं अरब सागर में गिरने से पूर्व एस्चुअरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और धसान घाटी में बहने वाली यही नदी है या भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती है। ये भारत की नदियां हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न अब है, तो दीर्घोत्तरीय पहला प्रश्न है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय भाग की नदियों के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वीडियो लेक्चर पहला देख लीजिएगा, उसमें पूरे डिटेल रूप में बताया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी नदियां हैं और किन नदियों की क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा कर लिए हैं। फिर दूसरा प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार के पूरब और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की तुलना करें। तो यहाँ प्रायद्वीपीय पठार यह हो गया आपका यह पश्चिमी पार्ट, यह हो गया पूर्वी पार्ट। इन दोनों क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, पहले वीडियो लेक्चर पर इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा किए हुए हैं, उसको पुनः एक बार आप देख लेंगे, इन सारे प्रश्नों का आसानी से हल कर लेंगे। फिर है तीसरा प्रश्न दीर्घोत्तरीय कि भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या महत्व, नदियों के महत्व पर प्रकाश डालें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों का काफी महत्व है। नदियों के द्वारा ही, चूंकि जीवन रेखा है नदियां, नदियों के द्वारा बिजनेस, व्यापार और जितने भी औद्योगिक शहर हैं नदियों के किनारे ही प्राचीन काल से बसे हुए हैं और नदी वहाँ काफी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इन फैक्ट्रियों के लिए। और हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों का काफ़ी महत्व है। इसका हम तीसरे वीडियो लेक्चर में नदियों का हमारे जीवन पर क्या महत्व है इस पर विशेष रूप से चर्चा कर लिए हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और सारे का प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा। फिर चौथा है, भारत में झीलों के प्रकार का वर्णन कीजिए उदाहरण सहित। तो भारत में जो झीलों के प्रकार है इसका हम लोग दूसरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताए हैं कि भारत में कितने प्रकार की झीलें हैं और इसका क्या महत्व है और इसका उदाहरण क्या है। इन सारे चीजों को आप विशेष रूप से देखेंगे और उस प्रश्न का हल कर लेंगे जो दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको अपवाह स्वरूप के मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ देश और उनके निवासी जो भूगोल की किताब है उसको भी घर पर आराम से एक बार पढ़ के देखेंगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब क्या है, मानचित्र कार्य है कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को चिन्हित करें और उनके नाम लिखें। गंगा, सतलुज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, माही नदी, दिहांग। उसके बाद फिर कह रहा है भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को दर्शावे। चिलिका, सांबर, बूलर, पुलिकट और केलेरू, इन सारे झीलों को भी दर्शा देना है और बता देना है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, पहले नक्शा बनाइए और गंगा को दिखाइए। एक सेकेंड, हम इस नक्शा को साफ करके फिर पुनः नक्शा का सृजन करके आपको यह बता। हाँ, चलिए हम लोग देखते हैं एक छोटे से नक्शा के माध्यम से। तो प्रश्न है कि गंगा नदी को दिखाना है, ठीक है, अंचल से गंगा नदी को आप दिखा दीजिए। हो गया। यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और दो धारा हो जाते हैं। आगे हम लोग सतलज नदी इधर है। फिर आपको दामोदर नदी झारखंड में है। फिर आपको दिखाना है कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। कृष्णा नदी दिखा देना है महाराष्ट्र में आपको। फिर नर्मदा और ताप्ती दिखा देंगे। फिर उसको दिखाना है महानदी और दिहांग। दिहांग आपको यहाँ प्रवाहित होती है, महानदी उड़ीसा में दिखा देंगे। इस तरह फिर अगला प्रश्न है कि भारत के रेखा चित्र पर झीलों को चिन्हित करें। चिलिका झील उड़ीसा में आपको दिखा देना है। फिर आपका है चिलिका के बाद सांभर झील राजस्थान में। उसके बाद आपको दिखा देना है कि पुलिकट झील हो गया। पुलिकट झील आपको तमिलनाडु में। फिर उसके बाद बुल्लर झील डल और बुल्लर झील जम्मू कश्मीर राज्य में। फिर आपका कोलेरू, हम्पी, ये सब झील आपका है केरल में, कोलेरू झील है। इस तरह आप नक्शा पर इसको दिखाकर बनाकर कर लेंगे। अब यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगला अध्याय जलवायु पढ़ेंगे। धन्यवाद।